Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Working of Galvanometer and Extension of Range of PMMC instruments. Working of galvanometer. This is the diagram of galvanometer. Let L and D the length of respective vertical and horizontal side of the coil in the meter. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यह हॉरिजॉन्टल कॉइल है और यहाँ जो एक कॉइल दिख रही है आपको ये वर्टिकल कॉइल है। तो लेंथ ऑफ कॉइल रिस्पेक्टिव ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड इज L and D. कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं उसकी काउंटिंग कैपिटल N से डिनोट की जाएगी। कैपिटल B फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेट, north pole of magnet, this is the south pole of magnet. Between these two poles, this is the rotating member of instrument or rotating part. Rotating part और पोल के बीच में एक एयर गैप है, एक थोड़ा स्पेस होता है जिसको हम एयर गैप बोलते हैं। उस एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल B, I करंट थ्रू मूविंग कॉइल इन एम्पियर। यहाँ प्लस सिंबल है, यहाँ माइनस सिंबल है। प्लस से होते हुए स्प्रिंग की हेल्प से कॉइल के थ्रू फ्लो होते हुए करंट नेक्स्ट सेकंड स्प्रिंग के थ्रू माइनस तक जाएगा। मतलब इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा उस करंट को डिनोट किया गया है स्मॉल आई से। के स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो कॉइल, ये जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग कांस्टेंट को कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर पर रेडियन होती है। थीटा F फाइनल स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल इन रेडियन। मूविंग कॉइल कितने रेडियन से डिफ्लेक्ट होगी आफ्टर फ्लोइंग द करंट, उसका मेजरमेंट थीटा F से किया जाएगा। और जनरली कॉइल के साथ पॉइंटर लगा हुआ होता है तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन थीटा F के रिप्रेजेंटेशन से होता है। When the current flow through the coil, it experience a torque which is expressed as। हमें पता है कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है और वह कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तब उसके ऊपर एक टॉर्क
डेवलप होता है, उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल फोर्स लगता है। तो यहाँ भी between these magnetic poles a coil is suspended and current is flow through this coil. So this coil experience some force or some mechanical torque. TD, here this is the expression for deflecting torque. TD, deflecting torque, equal to force into distance. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना लगेगा, वह उस पर अप्लाइड होने वाले फोर्स और डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। द फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ द कॉइल इज गिवन एज, कॉइल में फोर्स F इक्वल टू एन बी आई एल, ये फॉर्मूला है। N मतलब नंबर ऑफ टर्न, B मतलब फ्लक्स डेंसिटी, I मतलब कॉइल में फ्लो होने वाला करंट, L मतलब टोटल लेंथ ऑफ कॉइल, कॉइल की टोटल लेंथ। यह चीज़ें बताती हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स क्रिएट होगा। जो हम जो हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट का लॉ होता है कि अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तब उस पर एक फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स को बोलते हैं F इक्वल टू एन बी आई एल। हैंस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिकम्स, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, टी डी इक्वल टू एन बी आई एल इंटू डी। दिस वैल्यू ऑफ F इज पुट इंटू दिस इक्वेशन and distance represented as d. Distance represented by d. Now TD equal to NB A into I. A means area, where A equal to area. L into D. We know that formula of area is length into breadth. Here L into D give the area. N, B, A are the constant of galvanometers. N means number of turn. एक बार कॉइल मैन्युफैक्चर होने के बाद उसके नंबर ऑफ टर्न को, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। बी, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की फ्लक्स डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। ए, एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। तो इन तीनों को कांस्टेंट को मिला के हमने एक कांस्टेंट बनाया। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जी। तो हेयर टी डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू जी इंटू आई। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इंटू
करंट। तो यहाँ से क्लियर है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। The G is called the displacement constant or galvanometer constant. Displacement constant of the galvanometer, and their value is equal to NBA. NBA. A further declassified into L into D, NBLD. The controlling torque exerted by the suspension at deflection theta f. Theta f means final position of the coil or final positions of the pointer, is Tc. Here controlling torque Tc, Td हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो करंट की वजह से आएगा, कॉइल में जो इतना करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टीडी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कंट्रोलिंग टॉर्क की। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग की वजह से ही क्रिएट होता है। तो यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी यूनिट न्यूटन मीटर पर रेडियन होती है। थीटा एफ रेडियन में डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है। तो यहाँ से आपको टीसी मिल जाएगा। हमें यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल जाता है और यहाँ पे हमको ये कंट्रोलिंग टॉर्क मिल गया। कंट्रोल टॉर्क, द कंट्रोल ऑन द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ओवर द स्केल इज प्रोवाइडेड बाय टू spirally bound phosphor bronze spring S1 and S2, one at each end of the spindle. As sometime these springs also conduct the current into and out of the coil. The control torque of the spring is proportional to the angle theta turned through by the coil. यहाँ पर अब फाइनल स्टडी डिफ्लेक्शन। फाइनल स्टडी डिफ्लेक्शन का मतलब है फाइनली जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टडी डिफ्लेक्शन। तो वो कहलाता है आपका टी डी इक्वल टू टी सी। टी डी की वैल्यू हमें पता है जी इंटू आई, टी सी की वैल्यू पता है हमें के इंटू थीटा एफ। हैंस फाइनल स्टडी डिफ्लेक्शन इज थीटा एफ इक्वल टू जी इंटू आई, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इंटू आई करंट अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट के। For the small deflection angle, the deflection is expressed as the product of the radius and angle of the turn by the reflected beam. It is expressed as 1000 into 2 theta f equal 2000 G into I upon K in millimeters. The above equation shows that when the mirror turns through an angle theta f, the reflected beam turns through an angle 2f, shown in figure below.
damping torque when the aluminum former F moves with the coil in the field of the permanent magnet. A voltage is induced causing eddy current to flow in it. These current exert a force on the former. By Lenz's law, this force opposes the motion producing it. Thus, a damping torque is obtained. Such a damping is called eddy current damping. Now, next topic is extension of range of PMMC instrument or extension of range of galvanometer instruments. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही माइनर वोल्टेज और करंट की प्रेजेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। यह करंट या वोल्टेज के मेजरमेंट में काम नहीं आता। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो करंट और वोल्टेज की बहुत कम रेंज की वैल्यू को ही मेजर कर पाते हैं। ज़्यादा रेंज की वैल्यू अगर हम इनसे मेजर करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स की कॉइल ख़राब हो जाएगी, कॉइल बर्न आउट हो जाएगी, कॉइल का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब लो रेंज और लो लेवल के रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हमें हाई रेटिंग और हाई लेवल करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट करने में करना है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स। हम इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं। अमीटर के फॉर्म में भी हम उसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं और वोल्टेज के फॉर्म में भी हम उसकी रेंज को इंक्रीज करके मेजरमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वी यूज अमीटर शंट। जैसा इसका नेम अमीटर शंट, शंट का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन, अमीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द करंट। The moving coil instrument has a coil wound with very fine wire. It can carry only few milliampere safely to give full scale deflection. Moving coil instruments में जो coil होती है वह बहुत ही पतले वायर की होती है। Very fine wire are wound on that. इससे बहुत कम एम्पियर, बोले तो मिली एम्पियर करंट ही सेफली फ्लो हो सकता है, उसी को हम मेजर कर सकते हैं। फॉर मेजरिंग हायर करंट a low resistance is connected in parallel to the instrument. हाई करंट मेजरमेंट करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में हमें पैरेलल कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम हो। लो रेजिस्टेंस क्यों लगाएंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो इंस्ट्रूमेंट्स के पास जाने वाला करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। मैक्सिमम करंट लो रेजिस्टेंस के थ्रू पैरेलल पाथ से फ्लो हो जाएगा। आगे हम इसको डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। कनेक्टेड इन पैरेलल to the instrument to bypass the major part of the current. This low resistance connected in parallel with the coil is called shunt. यह जो लो रेजिस्टेंस को हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
इसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट। दिस पैरेलल लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट और टोटल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ammeter shunt. So a shunt resistance RSH connected in parallel with the basic meter. This is the connection of shunt resistance with ammeter. This is the basic ammeter. This is the shunt resistance. The resistance of the shunt can be calculated using conventional circuit analysis. रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ ही सफिशिएंट होता है। किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ भी यूज होते हैं। RSH शंट रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस है। इन ओम, यूनिट इसकी ओम होगी। RM मतलब कॉइल रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट भी ओम होगी। RM यहाँ पर जो एक अमीटर लगा हुआ है, अमीटर के अंदर कॉइल होती है, उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं RM। कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा प्रेजेंट होता है। तो कॉइल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने RM से रिप्रेजेंट किया हुआ है। IM इक्वल IFS इक्वल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। Let assume capital I is the total current, जो एलिमेंट से करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है I। अब यह पूरा करंट अमीटर के थ्रू फ्लो होगा तो अमीटर खराब हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अमीटर के साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो इस करंट का मैक्सिमम अमाउंट ISH के फॉर्म में फ्लो होके यहाँ से वापस निकल जाएगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट IM के फॉर्म में अमीटर से फ्लो होके आ जाएगा और यहाँ पे ISH प्लस IM इस पॉइंट पर आकर दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर KCL किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई हो जाएगा कि इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। I इज इक्वल टू ISH प्लस IM। This is Kirchhoff current law and also we use Kirchhoff voltage law. At any point where two or more than two branches are divided in parallelly, their voltage level is always equal to। अगर इस पॉइंट से पैरेलली कई सारी ब्रांचेस जा रही हैं, यहाँ पर हमारे पास RSH मतलब रेजिस्टेंस की ब्रांच और यहाँ से अमीटर की ब्रांच, दोनों ब्रांचेस पैरेलल कनेक्शन में हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस अमीटर इज इक्वल। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज लेवल एंड वोल्टेज लेवल अक्रॉस दिस अमीटर both are equal। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी यूज होगा। एंड V इक्वल टू I इंटू R, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ।
In this branch, current ISH is flow through resistance RSH, and suppose voltage of this branch is V, so V equal to ISH into RSH. Same voltage across this branch is V equal to IM into RM, V इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा, V इक्वल टू I इंटू आर, यहाँ भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा। ISH शंट करंट, I करंट टू बी मेजर, जो करंट मेजर करना है वो I है, शंट करंट ISH है। द वोल्टेज ड्रॉप across the shunt and the meter must be same as they are connected in parallel। मैंने बताया था आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग ब्रांचेज अगर पैरेलल कनेक्टेड होती हैं तो उनका वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आएगा ISH इंटू RSH, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आएगा IM इंटू RM। So these value ISH into RSH equal to IM into RM। ISH RSH means voltage drop across the shunt resistance, IM RM voltage drop across the ammeter। Again I, capital I equal to ISH plus IM using Kirchhoff current law। From this equation we get ISH equal to I minus IM। IM इस वैल्यू को हम इस साइड लेके आएंगे तो वो माइनस में पहुंच जाएगी। RSH equal to IM upon IS into RM। From this equation we find the value of RSH। तो RSH इक्वल टू आपको मिल जाएगा IM अपॉन ISS इंटू RM। अब आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ISS की वैल्यू यहाँ से I माइनस IM यहाँ पुट कर देंगे तो आपको RSS मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ द टोटल करंट in the meter, total current to the current in the meter is called multiplying power of shunt। Ratio of the total current to the current in the meter, टोटल करंट और मीटर में फ्लो होने वाले करंट दोनों का रेशियो कहलाएगा मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट और मल्टीप्लाइंग पावर। फॉर्मूला ऑफ दिस M इक्वल टू I अपॉन IM। I रिप्रेजेंट द टोटल करंट एंड IM रिप्रेजेंट द मीटर करंट। Always after solving we get 1 plus IM upon RSH। From this RSS equal to RM upon M minus 1। Thank you for watching this video।